आज डेट है हमारे पास 17th ऑफ सितंबर 2024 और हम जल्दी से प्रीवियस कुछ डेज़ की रीसेंट डेज़ की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स रिलेटेड डेवलपमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एआई से रिलेटेड एक न्यूज़ थी, डेवलपमेंट थी बेसिकली, कि एक एग्रीमेंट साइन कर रही थी मल्टीपल कंट्रीज़। वो एग्रीमेंट इस चीज़ से रिलेटेड था कि कभी भी हम न्यूक्लियर वेपन्स का कंट्रोल एआई को नहीं देंगी। तो उसको चाइना ने साइन करने से रिफ्यूज़ कर दिया है। चाइना कहता है कि हमारे पास राइट होना चाहिए कि कल को अगर हम कोई ऐसा एआई डेवलप कर लेते हैं जिस पे हमें मुकम्मल तौर पे भरोसा होता है कि हम उसको कंट्रोल दे रहे हैं अपनी न्यूक्लियर वेपन्स का, तो हम उसको कंट्रोल दे देंगे। इस वजह से चाइना ने उसको साइन नहीं किया, क्योंकि आपको पता है एआई से रिलेटेड काफ़ी सारे सिनेरियोज इमेजिन किए जाते हैं ना, कि एआई टेक ओवर ना कर ले, एआई को न्यूक्लियर वेपन्स का कंट्रोल दिया हो, वो ह्यूमन इनपुट के बगैर उसको यूज़ कर ले, तो ज़ाहिर सी बात है ह्यूमन अफेक्ट होंगे, ह्यूमन पॉपुलेशन वाइप आउट हो सकती है। इस टाइप के इमेजिन किए जाते हैं सिनेरियोज, तो इसलिए एग्रीमेंट था और चाइना ने उसको साइन करने से मना कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइसेस से रिलेटेड। 7-8 दिन पहले का ये आर्टिकल है कि जो हमारे पास इंटरनेशनली क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं वो 3 ईयर्स लो पे थी, जो कि आपको पता है रिसेंटली तो स्पाइक कर दी ना प्राइसेस, क्योंकि मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो प्राइसेस स्पाइक कर रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी ये 3 ईयर्स लो पे थी। लो पे क्यों थी? डिमांड में कमी की वजह से। लेकिन अब दोबारा से थोड़ी सी ऊपर चली गई हैं, क्योंकि जैसे ही प्राइसेस लो पे जाती है तो ओपेक कंट्रीज़, ओपेक प्लस कंट्रीज़ और दूसरी कंट्रीज़ भी हैं जो इनका पार्ट नहीं है ओपेक ग्रुप का, वो जो क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन है उसे कट करती हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनली डिमांड तो उतनी है जितनी है, लेकिन प्रोडक्शन कम हो जाती है ना, सप्लाई कम हो जाती है, तो फिर उसकी प्राइस स्पाइक कर जाती है। ठीक है, तो ये इनका मेथड होता है इसको दोबारा से स्टेबलाइज़ करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास इंडिया से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स थी कि इंडिया में आपको पता है कि मेजॉरिटेरियनिज़म मींस जो मेजॉरिटी में पॉपुलेशन है उसको अपीज़ करने वाला काम किया जाता है। जैसे उन्होंने रिसेंटली बाबरी मस्जिद गिरा दी जस्ट टू अपीज़ इट्स मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन। वैसे ही राहुल गांधी का अभी रिसेंटली अमेरिका गए हुए हैं, अमेरिका के दौरे पर उन्होंने सिख पॉपुलेशन से रिलेटेड बयान दिया है कि इंडिया में फ़िलहाल सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हमें ये सोचना पड़ रहा है कि एक सिख टर्बन बांधते हैं, पक्का कड़ा पहनते हैं, कुछ सिख सेक्ट्स हैं वो पक्का एक वेपन कैरी करते हैं जिसे सॉल्ट टाइप का। तो वो कहते हैं कि क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम इस टाइप की हो गई है, सिचुएशन इस टाइप की हो गई है कि अभी हम ये सोच रहे हैं कि आया कल को इंडिया में ये लोग इस आज़ादी से ये चीज़ें पहन भी सकेंगे या नहीं पहन सकेंगे। ठीक है, तो ये एक डिपिक्ट करता है सिचुएशन को कि इंडिया में किस लेवल की इनसेंसिटिविटी टुवर्ड अदर रिलीजन्स इस टाइम पे एग्जिस्ट कर रही है उसकी मेजॉरिटी के दिमागों में। इसके अलावा इंडिया से रिलेटेड ही एक और न्यूज़ थी। इंडिया में एक मॉस्क थी, उसको वेंटलाइज करने के लिए बहुत बड़ी क्राउड ने उसका रुख किया, ये कह के कि ये इलीगली कंस्ट्रक्टेड है। तो उसमें गुड न्यूज़ ये थी कि इंडियन फोर्सेस ने उसको रोका, फ़िलहाल तो रोका, लेकिन ये भी देखें इनसेंसिटिविटी टुवर्ड अदर रिलीजन्स दिखाती है कि एक मॉस्क कंस्ट्रक्ट हुई है, लीगली कंस्ट्रक्ट हुई है। अगर इलीगली कंस्ट्रक्ट हुई भी है तो पॉपुलेशन का तो काम नहीं बनता ना कि जनाब आप आके उसको वेंडलाइज कर दें। गवर्नमेंट का काम है उसको प्रॉपर बैनर में जो ख़त्म करे या जो भी करे, लेकिन ये पॉपुलेशन का दिमाग देख लें आप इंडिया में कि माशाल्लाह। इसके अलावा हमारे पास एक और भी डेवलपमेंट थी, इंडिया से रिलेटेड ही थी, क्योंकि ये वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड डेवलपमेंट है इसलिए कवर की हुई है, वरना हमें शौक़ नहीं है इंडिया से रिलेटेड डेवलपमेंट्स कवर करने का। खैर, इंडिया के एयरफोर्स ऑफिसर, विंग कमांडर रैंक के ऑफिसर ने रेप किया है एक फ्लाइंग अफसर रैंक की फ़ीमेल ऑफिसर का, और इंडियन कोर्ट्स ने उनको फ़िलहाल के लिए बेल भी दे दी है बिफ़ोर अरेस्ट, कि इन केस अगर वो अरेस्ट होते हैं तो उनका करियर अफेक्ट हो सकता है। बिफ़ोर कोर्ट में उनको प्रूफ कर दिया जाए कि आया वो इन्वॉल्व भी थे इस रेप में या नहीं। लेकिन ये तो माशाल्लाह इंडिया की रोज़मर्रा की बातें हैं और इससे बहुत लंबी स्केल पे बातें आ रही होती हैं। कुछ बहुत स्पेसिफिक होता है ना, वो मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ, जो रोज़मर्रा वाली बातें होती हैं वो मैं रहने देता हूँ। ठीक है, रशिया यूक्रेन से रिलेटेड डेवलपमेंट थी कि रशिया में रिसेंटली अभी ब्रिक्स की एक मीटिंग हो रही थी। तो ब्रिक्स की जितनी कंट्रीज़ हैं, ब्रिक्स की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की मीटिंग हो रही थी रशिया में। पुतिन भी उन सबसे मिले थे, तो उसी के बीच में पुतिन मीडिया से टॉक कर रहे थे, तो वहाँ पे पूछा गया
इनसे कि आया अगर यूक्रेन लॉन्ग रेंज वेपन्स यूज़ कर लेता है रशिया के ख़िलाफ़, और ज़ाहिर सी बात है उनको वेपन्स प्रोवाइड तो वेस्टर्न फोर्सेस कर रही हैं, मीन्स नेटो फोर्सेस कर रही हैं, तो इस पर रशिया का क्या रिस्पॉन्स होगा। तो रशिया ने कहा, मतलब मिस्टर पुतिन का आंसर था कि इन केस अगर ऐसा सिनारियो होता है तो फिर हम ऐसे ही बिहेव करेंगे जैसे रशिया डायरेक्टली नेटो के साथ वॉर में है। नेक्स्ट हमारे पास ईरान से रिलेटेड डेवलपमेंट थी। ईरान से रिलेटेड डेवलपमेंट ये थी कि यूएस से मुराद नेटो कंट्रीज़ खुद ही समझ लाया करें, ठीक है, और यूके काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अलार्म्ड हैं कि उनको ये असम्पशन है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं और एक सीक्रेट रशिया और ईरान की न्यूक्लियर वेपन्स डील हुई है। और यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन डील से मुराद ये नहीं कि कोई सिविल यूज़ वाले न्यूक्लियर वेपन या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स दे दिए, छोटे मोटे नहीं। वो उनको ये शक है कि ईरान को रशिया ने आया या तो अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दिया या कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब्स दे दिए हैं कि जिसको किसी भी टाइम पे भी ईरान बाकी सब के सामने टेस्ट करके ये प्रूव कर सकता है कि जनाब अब हम भी न्यूक्लियर स्टेट बन गए हैं, हमारे पास भी अब न्यूक्लियर पावर है। हाँ, अब आपके जहन में आएगा कि इसकी रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि आपको पता है कि रशिया जो है ना, रशिया खुद एट वॉर है टुवर्ड्स यूक्रेन, ठीक है। तो रशिया को वहाँ पे मिसाइल्स चाहिए, जो काफ़ी सारे मिसाइल्स रिसेंटली ईरान ने प्रोवाइड किए थे रशिया को, ठीक है। तो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में हर चीज़ के पीछे फ़ायदा देखा जाता है। ईरान ने बग़ैर फ़ायदे के प्रोवाइड नहीं किए होंगे, तो उसी टाइम पे ये असम्पशंस लगाई जा रही थी कि इसके एवज़ रशिया ने ज़रूर ईरान को कुछ बहुत अच्छा दिया होगा। तो अभी ये खुलासा हो रहा है, रशियन स्टेट मीडिया ने ये एक रिपोर्ट दी है कि इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि ईरान को रशिया ने न्यूक्लियर वेपन्स दे दिए हैं और ईरान किसी भी टाइम पे उनका टेस्ट करके अपने आप को न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्लाइमेट से रिलेटेड डेवलपमेंट थी एक, जो आप मेजर डेवलपमेंट कह सकते हैं, कि एक टाइफून फॉर्म हुआ है साउथ चाइना सी में और उसने आसियान कंट्रीज़ को हिट किया है और बहुत मेजर लॉसेस इन्फ्लिक्ट किए हैं, स्पेशली वियतनाम को हिट किया है। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ ये सब कुछ। अच्छा, ये हमारे पास मैप है, ये हमारे पास पाकिस्तान है, ये हमारे पास सार्क कंट्रीज़ हैं और ये यहाँ पे हमारे पास आसियान कंट्रीज़ हैं, जिसे साउथ ईस्ट एशिया भी कहते हैं, ठीक है। इसमें 10 कंट्रीज़ आती हैं, बेसिकली 11 कंट्रीज़ आती हैं। एक इधर नीचे छोटी सी और कंट्री भी है ये, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो 10 कंट्रीज़ हैं वो आसियान का पार्ट है। अब हुआ ऐसा कि यहाँ पे एक टाइफून फॉर्म हुआ, वो ऐसे करके मूव किया, पहले यहाँ पे हिट किया चाइना की इस प्रोविंस में, उसके बाद वियतनाम में, फिर लाओस में और म्यांमार में, ऐसे करके। तो इन सारी कंट्रीज़ में हैवी लॉसेस इन्फ्लिक्ट किए, स्पेशली वियतनाम में हैवी लॉसेस उस टाइफून ने इन्फ्लिक्ट किए हैं। इसके अलावा ये था कि ये जो टाइफून है, टाइफून की कैटेगराइजेशन होती है कि कितना स्ट्रॉन्ग टाइफून है ना, तो ये टाइफून सुपर टाइफून कहलाया जा रहा है, मतलब इसको स्केल किया जाए तो ये सुपर टाइफून है। बेसिकली आपने कंफ्यूज नहीं होना है, टाइफून वही चीज़ है जिसे हम साइक्लोन कहते हैं। जैसे हमारे पास रिसेंटली साइक्लोन अस्ना आया था, जो उसके बाद आगे चला गया था पाकिस्तान को, कराची को हिट किए बगैर, वैसे ही हरिकेन्स भी यही चीज़ होती है, बस रीजन के हिसाब से नाम डिफरेंट है, सही है। अब इसमें क्लाइमेट का क्या इफेक्ट है? क्लाइमेट का ये इफेक्ट है कि साइक्लोन, ये वाला जो टाइफून है वो कभी भी इतना बड़ा ना होता अगर साउथ चाइना सी का पानी उतना वार्म ना होता जितना इस टाइम पे वार्म है। और ग्लोबल टेम्परेचर में राइज़ की वजह से साउथ चाइना सी का वाटर का टेम्परेचर भी राइज़ हुआ है, तो इस वजह से फिर वो जो साइक्लोन है या टाइफून है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली बिग हो गया, उसने यहाँ पे बहुत मेजर लॉसेस को इन्फ्लिक्ट किया है। नेक्स्ट हमारे पास इसराइल से रिलेटेड डेवलपमेंट्स थी। इसराइल से रिलेटेड डेवलपमेंट ये थी हमारे पास कि यमन ने एक सुपरसोनिक मिसाइल फायर किया है टुवर्ड्स इसराइल, जो इसराइल को हिट भी किया है इसराइल के एक एयरपोर्ट में। और आपको पता है इसराइल को जो सी टच होता है आपका,
उस सी में यूएस फोर्सेस भी डिप्लॉयड हैं, वो भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकें उस मिज़ाइल को। उसके अलावा इसराइल के जो एरो 3 और आयरन डूम वगैरह मिज़ाइल डिटेक्ट करके रोकने वाले सिस्टम्स हैं वो भी फेल हो गए, वो भी उसको रोक नहीं सके। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, इस पे बाद में आता हूँ बाद में कि हूतीज़ के पास एक हाइपरसोनिक मिज़ाइल आया कहाँ से, रातों रात वो कोई बोझल एक इंजीनियर तो नहीं उनके पास आ गए, साइंटिस्ट तो नहीं आ गए, आया कहाँ से, उसमें बाद में आता हूँ। पहले रीज़न, रिसेंटली ना एक पोर्ट पे इसराइल ने अटैक किया था यमन के, मैंने प्रॉबेबली किसी प्रीवियस वीडियो में ये कवर भी किया था, मुझे श्योर नहीं है बट आई थिंक मैंने कवर किया था। वो जो पोर्ट है वो हुथीज़ के लिए एज ए इकोनॉमिक लाइफ लाइन था और है अभी, लेकिन उसको हैवी लॉसेस इन्फ्लिक्ट किए ना इसराइल ने। तो उसी वक्त यमन ने ये कहा था कि जनाब हम इसका बदला लेंगे, और ये बदला लिया क्या है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स कहाँ से आए, हाइपरसोनिक मिसाइल्स एलिजिडली रशिया ने इनको प्रोवाइड किए हैं। वो इस वजह से बिकॉज जैसे कि आपको पता है रशिया किसके ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है, यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है, और उसको इक्विप कौन कर रहा है, वेस्ट कर रहा है, मेजरली यूएस कर रहा है। यूएस किसके ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है, ठीक है, इसराइल को सपोर्ट करके गाज़ा में, ठीक है, और उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस कौन कर रहा है, हूतीज़ कर रहे हैं। तो फिर रशिया के लिए ये फिजिबल ऑप्शन बनता है कि यूएस को एंगेज रखने के लिए वो हूतीज़ को इक्विप करे। नेक्स्ट हमारे पास बांग्लादेश से रिलेटेड डेवलपमेंट्स थी, मेजर डेवलपमेंट्स थी। सबसे पहले तो ये है कि बांग्लादेश में रिसेंटली एक सेमिनार हो रहा था जहाँ पे उनकी इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी के मेजर नाम आए हुए थे। वहाँ पे एक सीनियर प्रोफेसर ने प्रपोज़ किया है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन इतने नॉर्मलाइज़ करने चाहिए कि पाकिस्तान से या तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके बांग्लादेश खुद न्यूक्लियर स्टेट बन जाए, या तो पाकिस्तान के साथ कोई ऐसी ट्रेडी कर ले कि पाकिस्तान खुद अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लेके बांग्लादेश आके बैठ जाए, और बांग्लादेश को जो इंडिया एक थ्रेट इम्पोज करता है बांग्लादेश उसका मुँह तोड़ जवाब दे सके इंडिया को। उन्होंने ये भी कहा कि आया पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुछ डिफरेंसेस रहे हैं, लेकिन हमें उनको भुला के अच्छे तरीके से प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाने के लिए अच्छे रिलेशंस क्राफ्ट करने चाहिए। वैसा ही नाम दे दिया था USO, ठीक है, अनआइडेंटिफाइड सेस्मिक एक्टिविटी, ऐसा कोई नाम था। तो इसकी रीज़न ये दी गई है कि जनाब ऐसा हुआ कि आइसलैंड में एक एवलांच आया, ठीक है, और उस एवलांच की वजह से एक उसके जो सी टच होता है, जो ओशन टच होता है, तो उस वजह से सी बनता है, उस सी में सुनामी फॉर्म हुआ। वो सुनामी जब सी में आगे ट्रैवल किया तो ओशन में जाके उसने ये सीच क्रिएट किया। सीच ये होता है जैसे आप एक टब में पानी डाल दो और एक साइड पानी को हाथ में, पानी एकदम ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, ऐसे आता है, ऐसे जाता है, ऐसे आता है, पानी होता है, इसे सीच कहते हैं। तो ओशन में उसने 9 दिन तक ये सीच बनाया, जिस वजह से अर्थ पूरी को वाइब्रेशन महसूस हुई उन दिनों। तो ये एक न्यूज़ थी कि क्लाइमेट चेंज कैसे कैसे फिनोमेनस हमें दिखाए। रिसेंटली हमने वो पीछे टाइफून देखा है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत बड़ा हो गया। अब ये आप एक और इफेक्ट देखने चाहिए क्लाइमेट चेंज का। आगे मैंने कुछ और न्यूज़ भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इंक्लूड की हुई हैं, तो वो मैं आपको गो थ्रू कराता हूँ। AI से रिलेटेड ही हमारे पास एक और डेवलपमेंट थी, वो ये थी कि टाइम मैगज़ीन ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑन AI की लिस्ट जारी की है, जिसमें सैम ऑल्टमन है और सारे मेजर नेम्स हैं, बट उन्होंने उसमें एलन मस्क का नाम स्किप कर दिया। तो इसलिए ये कुछ ज़्यादा ही इन न्यूज़ था कि एलन मस्क का नाम क्यों इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। चाइना, USA एंड पाकिस्तान से रिलेटेड एक डेवलपमेंट थी कि जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं उन पर US ने सैंक्शंस इम्पोज की हैं ताकि वो पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बेहतर करने में हेल्प ना कर सकें। रिसेंटली मैंने पिछले कुछ वीडियोस में ना जब इंडिया ने अग्नि 4 को टेस्ट किया था, उनका मिसाइल है, तो मैंने ये बात कवर की थी। जब पाकिस्तान या चाइना टेस्ट करते हैं या डेवलप करते हैं तो इंटरनेशनली डर लग जाता है लोगों को, तो ये वही उसकी एक मिसाल है। नेक्स्ट हमारे पास डिस्कवरी थी एक कि साइंटिस्ट ना स्टडी कर रहे थे ओशंस एंड सीज़ को, तो रेड सी में उन्होंने डिस्कवरी की है हमारे पास डेथ पूल्स की। डेथ पूल्स क्या होते हैं जी? अब डेथ पूल्स ये होते हैं कि जहाँ पे कोई भी लाइफ फॉर्म सर्वाइव नहीं कर सकती,
क्योंकि वो जो स्पेसिफिक एरियाज़ ऑफ द ओशंस होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, वो बहुत सॉल्टी एरियाज़ होते हैं, तो वहाँ पे कोई भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती, मतलब मेजर एनिमल्स नहीं एग्जिस्ट कर सकते। ख़ास टाइप के बैक्टीरिया एंड वायरस एग्जिस्ट कर सकते हैं वहाँ पे, लेकिन एनिमल, फिश, इस टाइप की कोई भी चीज़ वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती, सर्वाइव नहीं कर सकती। नेक्स्ट एक और ये एक आर्टिकल था रशिया की स्पाई वेल के मर जाने से रिलेटेड, मैंने वो इंक्लूड किया है। इंक्लूड करने के पीछे मेजर वजह ये थी कि एस्पेनाज में एनिमल का रोल आपको समझाया जा सके। ठीक है, जो आजकल है ना लेटेस्ट जो सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वहाँ पे एस्पेनाज में एनिमल्स का भी काफ़ी ज़्यादा रोल है। ये एलिज्ड है कि रशिया इस काम के लिए डॉल्फिन्स को यूज़ करता है, एक काफ़ी मेजर लेवल पे, वेल्स को यूज़ करता है काफ़ी बड़े लेवल पे। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा लोग पिजन्स को यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये डॉल्फिन पे अपनी इक्विपमेंट लगा देते थे और डॉल्फिन को इन्होंने सिखाया होता था, जहाँ पे इन्होंने भेजना होता था डॉल्फिन वहाँ पे चली जाती थी। यही डॉल्फिन है, और वो ज़ाहिर सी बात है इक्विपमेंट से डेटा कलेक्ट करके वापस अपनी जगह पे आ जाती थी और रशियन फोर्सेस उसको यूज़ कर लेती थी। तो ये रिसेंटली इसकी डेथ हो गई है। ये पिक्चर उसी डॉल्फिन की है। ठीक है, कितनी क्यूट सी है। नेक्स्ट हमारे पास क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक नहीं कुछ और डेवलपमेंट्स थी कि जो अमेज़न रिवर है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट इन सेंस के चौड़ा है। ठीक है, चौड़ा है। लॉन्गेस्ट हमारे पास रिवर नाइल है, पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट इंडस है, सही है। एंड साउथ एशिया का लॉन्गेस्ट एक इंडिया का रिवर है। ठीक है, उसका नाम मेजैन से निकला हुआ है। तो ये लार्जेस्ट रिवर है जो अमेज़न रिवर है ना। तो ये जो है ना ड्राई हो रहा है, और इसके पीछे ड्राफ्ट इसकी रीज़न है, और काफ़ी अलार्मिंग है क्योंकि रिवर है इसलिए तो वहाँ पे अमेज़न फॉरेस्ट है, और अमेज़न फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ। तो ये हमारे लिए अलार्मिंग है, और ये भी ज़ाहिर सी बात है क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड है। नेक्स्ट हमारे पास ये है जी स्पाइक्ड ओजोन लेवल्स हैं जो उनसे वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को अफेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली एशिया के, और एशिया में स्पेशली साउथ एशिया के। अगेन क्लाइमेट इंड्यूस्ड फिनोमेना। नेक्स्ट हमारे पास फ्रांस से रिलेटेड डेवलपमेंट थी, वो ये थी कि जी हमारे पास जैसे कि आपको पता है फ्रांस में रिसेंटली इलेक्शन हुए, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ही रहेंगे, लेकिन वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नए चुन के आ गए हैं। ठीक है, हंग पार्लियामेंट है फ्रांस का राइट नाउ, और जो नए प्राइम मिनिस्टर चुन के आए हैं वो बर्नियर हैं। इनका पूरा नाम क्या था, यहाँ पे लिखा हुआ था माइकल बर्नियर। ठीक है, तो ये MCQs वगैरह में पूछा जा सकता है। मेजर कंट्री है एक फ्रांस, तो इस वजह से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट थी, कुछ नहीं, एक डेवलपमेंट थी बेसिकली। वो डेवलपमेंट ये थी कि रिसेंटली एक न्यूक्लियर क्लॉक बनाई गई है, और ये 1000 टाइम्स मोर एक्यूरेट होगी जो अभी तक की सबसे मॉडर्न क्लॉक्स अवेलेबल हैं उनसे। बाकी मैंने आर्टिकल रीड किया था, मुझे कुछ समझ आई नहीं है कि क्या रीज़न है ज़्यादा एक्यूरेट होने की। आपको मैं आर्टिकल अटैच करके दे दूँगा, आपने रीड कर लेना है। अगर आपको समझ आए तो आपने कमेंट्स में मुझे भी समझा देना है। नेक्स्ट कुछ डेज थे इंपॉर्टेंट जो पिछले दिनों में गुजरे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास इंटरनेशनल लिटरेसी डे था जो 8 सितंबर को मनाया जाता है। उसके अलावा हमारे पास इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर था। ये 30th टाइम था ये डे सेलिब्रेट करने का, और ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास UNGA का इजलास हो रहा है रिसेंटली, 79th UNGA का इजलास हो रहा है। तो इसमें काफ़ी कुछ होता है, लंबा चौड़ा इसका प्रोसेस होता है। ये देखें, ठीक है, इसका लंबा सिस्टम होता है, ये सब कुछ होता है, इसमें डिबेट्स होती हैं, एंड UNSC के भी नॉन परमानेंट मेंबर्स भी यही सिलेक्ट करता है एंड ऑल। वो लंबा सिस्टम है। किसी दिन पूरी वीडियो बनाऊंगा UNGA पे ना, या UN पे बनाऊंगा, उसमें सारे ऑर्गन्स एक्सप्लेन करके, फिर UNGA की फंक्शनिंग जब एक्सप्लेन कर लूँगा उसमें सब ये मैं समझा दूँगा। अभी इधर समझाने बैठा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास स्पेस से रिलेटेड डेवलपमेंट थी कि एक एस्ट्रॉइड है वो अर्थ के इतना करीब आ जाएगा इन नियर फ्यूचर कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के अंदर होगा और अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा। पूरी एक रेवोल्यूशन भी कंप्लीट नहीं करेगा, लेकिन कुछ टाइम तक वो अर्थ का मिनी मून बन के रहेगा। लेकिन ये नेकेड आई से नज़र नहीं आएगा, बट फिर भी इंटरेस्टिंग भी थी न्यूज़। और इस एस्ट्राइड का नाम है 224 PT5, MCQs वगैरह में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट हेल्थ से रिलेटेड हमारे पास न्यूज़ थी, एंड वो न्यूज़ ये थी कि कोविड का नया वेरिएंट मार्केट में आ गया है।
XEC इसका नाम है। एंड ये हेल्थ से रिलेटेड हमारे पास न्यूज़ थी। इसके एडिशन में हमारे पास स्पेस से रिलेटेड एक और न्यूज़ थी कि जापान ने अपना एक और स्पेस मिशन लॉन्च किया है। पिछला इनका ये वाला मिशन फेल हो गया था, मून की स्टडी वाला, तो इसका नाम है हकूटो R मिशन 2। दैट वुड बी ऑल फॉर द डे। अल्लाह हाफिज़।